हेलो स्टूडेंट्स, सबको नमस्कार। आज हम आपके बीच फिर एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं। टॉपिक असल में सीबीसीएस सिलेबस जो बीए या बीकॉम का जो है, उसमें एईसी एमआईएल का जो वन है उसको आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला उसमें चैप्टर है लिपि की आवश्यकता क्या है। लिपि के विकास और उसकी आवश्यकता पर आज का पूरा क्लास रहेगा। हम लोग इसे ध्यान से देखें और मैं चाहूँगा कि आप कुछ इन्हीं आधारों पर अपने नोट्स तैयार करें, जिससे कि आपको विषय वस्तु को समझने में परेशानी नहीं हो और उत्तर लिखने में भी सहूलियत हो। सबसे पहली बात हम ये करें कि जैसे ही हम लिपि शब्द के बारे में बात करते हैं तो इसके शब्द पे अगर बात करें तो लिपि शब्द बना है लीप धातु से, जिसमें इक प्रत्यय जुड़ता है तो लिपि शब्द बनता है। लिपि शब्द में जो लिप धातु है इसका मतलब होता है लीपना या पोतना, और लीपने से ही धीरे धीरे लिखना शब्द का विकास हुआ है, और लिखने से लिखावट, और इसी तरह से शब्दों को जो लिखित रूप में हम लिखते हैं या एक प्रतीकित करते हैं उसको हम लिपि कहते हैं। या हम इसको परिभाषा के तौर पे हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हम किसी वाचिक ध्वनि को, ये वाचिक ध्वनि भी मानी गई व्यवस्था है, ये वाचिक ध्वनि भी यादृच्छिक व्यवस्था है। किसी वाचिक ध्वनि को जब हम एक माने गए प्रतीक के आधार पर लिखकर उसमें निहित सूचनाओं को किसी दूसरे के पास भेजते हैं या भेजने की कोशिश करते हैं, इस प्रक्रिया को ही हम लिपि कहते हैं। अब जैसे हम अभी जिस समय और काल में हैं, हमारे सामने रोमन लिपि है, देवनागरी लिपि है, इससे पहले ब्राह्मी लिपि होती थी, खरोष्ठी लिपि है, अशोक के शिलालेखों में हम ब्राह्मी लिपि देखते हैं, अरामाइक लिपि देखते हैं। उसी क्रम में देवनागरी का विकास होता है। मगर सबसे पहला सवाल यह है कि लिपि का विकास आखिर क्यों हुआ, लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम इसकी परंपरा को अगर देखें गौर से, इसकी परंपरा में जाएं तो हमें बहुत दो तीन चीज़ें मिलेगी। सबसे पहले आप देखेंगे कि किसी भी पशु पक्षी से हम अगर तालमेल करें, क्योंकि मनुष्य का जो विकास है, डार्विन के अनुसार हम मानते हैं कि बंदरों से विकसित हुआ है मनुष्य। तो अगर हम जाएं इसके तह तक तो आज के जानवरों को आप देख सकते हैं, पशु पक्षियों को देख सकते हैं कि वे किस तरह से समन्वय स्थापित करते हैं, माध्यम के रूप में भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो जो प्रारंभिक चरण था मनुष्य का वो ठीक वैसा ही था जैसे कि आज के पशु पक्षी हैं। हम देखते हैं कि आपसी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए वे वाचिक ध्वनियों का इस्तेमाल सीख लिए थे। हजारों वर्षों की परंपरा जब विकसित होती है तो मनुष्य सबसे पहला अगर सूचनाओं का आदान प्रदान करने का जो माध्यम बनाता है तो वो वाचिक ध्वनियाँ होती है, जिसमें यहाँ तक कि सीटी बजाना होता है, जिसमें इशारे करना होता है, संकेत करके किसी को पास बुलाना, किसी को दूर भेजना, ये सब होता है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि चिन्ह का भी विकास होता है, कई सारे चिन्हों का विकास होता है। हम उसी समय अंतराल में जाएं जब पीढ़ी विकसित हो रही होगी हमारी मनुष्य की सभ्यता की, तो उसमें हम देखते हैं कि गुफा चित्र हमें दिखते हैं। बहुत आदिकालीन भीमबेटका की गुफाओं में हम देखते हैं कि आदि मानव द्वारा चित्र बनाए गए हैं, छोटे छोटे चित्र बनाए गए हैं, शिकार करने की क्रियाविधि उसमें दिखाई गई है। इसके अलावे आखेट की तमाम क्रियाविधियों के अलावे मनुष्य द्वारा जो नाच और उसके मनोरंजन के जो रूप दिखते हैं वो भी उसके शिलालेखों में या उस चित्रांकन में हमें दिखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं इन चित्रों के पहले भी एक चित्र हमें ऐसे मिलते हैं इतिहास में कि हाथों का छाप दिखता है पत्थरों पर। अब हाथ, जाहिर है हाथों का छाप दिख रहा है तो
उसे किसी न किसी रंग में डुबाया गया होगा। तो उसके बाद उससे संबंधित फिर चित्रकारियाँ की गई होगी हाथों के छाप से। फिर उसी छाप को हम देखते हैं कि दूसरे तरीकों से चित्रकारी की जाती है भीमबेटका की गुफाओं में जैसा है। तो सबसे पहले वाचिक ध्वनियाँ रही है माध्यम के रूप में, भाषा के माध्यम के रूप में। फिर वाचिक ध्वनियों के अलावे फिर चित्रांकन की स्थितियाँ बनी हैं। उसी में हम हाथ के छापे को ले सकते हैं, हम गुफा चित्रों को ले सकते हैं। फिर इसी क्रम में हम जब जाएँ तो आगे देखते हैं कि जब सभ्यता के विकास क्रम के दौर में ही देखें तो लोग जब कहीं आखेट के लिए जा रहे होंगे या अपने स्थान को चिन्हित करने की सूचना दे रहे होंगे किसी को, तो हम देखते हैं कि पत्थरों के ऊपर पत्थर रखे जाते हैं। अगर किसी को हम कोई खास संकेत देना चाहते हैं अपने लोगों को, तो हम देखते हैं कि उसमें पेड़ों के छाल को कुछ अलग तरह से ये प्रतीकित कर दिया जाता है या चिन्हित कर दिया जाता है उसमें। हर जैसे हम जानवरों को लेते हैं तो वह जगह-जगह अपना एक खास एरिया बना के नोटिस करता है किसी न किसी रूप से, चाहे वो जैसे बाघ है तो नाखून से अपना कर देता है, कुत्ते मूत्र त्याग करके करते हैं। तो इस तरह से मनुष्य ने भी कुछ ऐसी क्रियाविधियां अपनाई थी जिससे बाद में लिपि की आवश्यकता को फुलफिल किया गया या लिपि की आवश्यकता की परंपरा बनी, मैं कहूँगा। जैसे पत्थरों के ऊपर पत्थर रखना, पौधों में, पेड़ों के ऊपर छाल, उनके जो छाल हैं उनको खुरच देना, या इस तरह से कुछ भी इसके विकास क्रम में इसका योगदान रहा है। इसके अलावा हम और भी देखें तो उसी परंपरा से विकसित होकर आगे बना है हमारा जैसे स्मारक बनाना, स्मारकों का निर्माण हुआ है। हम दिल्ली के अजीतगढ़ को देख सकते हैं, ऐसे स्मारकों में हम स्मारकों के निर्माण की और पुरानी प्रक्रिया में जाएं तो आदिवासियों के बीच जाएं तो हमें दिख सकता है कि आदिवासी किसी व्यक्ति का अगर देहांत होता है तो उसके व्यक्तित्व को याद रखने के लिए, उसके कृतियों को याद रखने के लिए पत्थरों को गाड़ा जाता है, यानी पत्थल गड़ी कहा उसको कहते हैं हम लोग। तो उनके पास जो साधन है उस साधनों का उपयोग वो करते हैं। बाद में सभ्यताएं जब नगरीय रूप लेने लगी तो हम देखते हैं स्मारक बनते हैं, जैसे ताजमहल है या इस तरह के और भी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को हम अगर देखें तो ये सभी चीज़ें लिपि के विकास की परंपरा में योगदान देने वाली रही है। आगे सूचनाओं की अभिव्यक्ति ऐसे ही कई तरह से होते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि गांव घर में देखते हैं पिंड बनाया जाता है, चौका बनाया जाता है, उसमें भी कुछ कुछ अंकित किए जाते हैं। इन सब से हम लिपि की परंपरा को विकसित होते हुए देख सकते हैं। लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? कोई सूचित करने के लिए, किसी चीज़ की सूचना देने के लिए रही होगी लिपि का प्रयोग। इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि जब सील और मुहर जो थे, जो आदिकालीन सभ्यताओं से हमें मिले हुए हैं, उन मुहरों पर भी हम देखें कि छाप का प्रयोग होता है। ठीक है, तो छाप का जो प्रयोग होता है खास करके जिसे आहत सिक्के कहते हैं हम, क्योंकि आहत का मतलब ठोक के बनाया जाना। तो जो आहत सिक्के होते थे वो भी एक तरह के भाषिक प्रतीक को लिए हुए हैं। ये चित्र ही है तो वो भाषिक प्रतीक का एक नमूना है। हम देखें कि बहुत सारे चित्र लिपियाँ ऐसी है, बहुत सारी लिपिगत जो चित्र है वो ऐसे हैं जिससे कि हमें पशु पक्षियों के चित्र भी मिलते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण दूंगा इसके लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि चिन्ह हैं उनको अगर गौर से देखें आप तो आप देखेंगे कि मछली का आकार है, फिर उन मछलियों के आकार के साथ पेड़ों का आकार है, कुछ इस तरह से आपको जरूर देखने को मिल सकेगा। तो आप देखेंगे कि हालांकि हमने सिंधु घाटी की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं है, मगर उसे अगर हम कोई नाम देते हैं तो बस यही नाम देते हैं कि भाव चित्रात्मक लिपि है। तो भाव चित्रात्मक मतलब चित्र तो आया ही आया, आखिर वो भले ही भाव चित्रात्मक, भाव से संबंध हो उसका। तो लिपि की परंपरा ऐसे विकसित होती है।
एक सवाल आता है कि इसका जो लिपि जो बनी हमारी, तो लिपि की आवश्यकता फिर अभी आधुनिक काल में क्यों पड़ी? वर्तमान समय में लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहला मैं कहूँगा कि जैसे कोई सूचनाएँ थी, जैसे हम चित्र बनाते हैं, तो पहले जो लिपियों में हमें चित्र मिला करते हैं, वो कहीं न कहीं थोड़े कठिन हो गए होंगे, आगे की पीढ़ी के लोगों के लिए, या फिर उतना समय नहीं रहा होगा, या फिर उसको और संश्लिष्ट करने की प्रक्रिया के दौरान जो चीज़ें आई सामने, वह एक अलग रूप से आई सामने। अब जैसे किसी ने किसी भाषा में अगर हम बैल को लिखने के लिए बैल का चित्र बनाएँ और ब से बैल हम लिखें, तो ब से बैल की परिकल्पना एक बच्चे में फिट करने के लिए लिपि की आवश्यकता पड़ी, और ब में आयकार मात्रा लगा के, मेरे ख्याल से मेरे कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि हम लोग जब चित्र को गौर से देखें, तो एक इमेज आता है, और इमेज का मतलब ये है कि हम इमेज को याद रख सकते हैं। तो इमेज को लिपि से जोड़ने की स्थिति बनी इसी क्रम में, जो सुविधाजनक ज़्यादा रही होगी, और ज़्यादा सुविधाजनक होने के कारण वो तेज़ी से विस्तार ले पा रही होगी, इसलिए लोगों ने एक बैल का चित्र ना बना करके उससे संबंधित किसी संकेत को बनाना उचित समझा होगा। और इसलिए भी ये ज़रूरी रहा होगा क्योंकि बहुत सुलेखन को इससे विस्तार मिले। मैं इससे जोड़कर एक इसे बताना चाहूँगा कि हमारी जो लिपि है, उसके जो वर्णमाला है, उसको हम वर्णमाला कहते हैं, अल्फ़ाबेट को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण का मतलब होता है रंग, रंगों की माला। रंगों की माला क्यों? क्योंकि हम कई तरह से रंगों को ज़्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं। हमारी आँखें हैं, इससे हम रंगों को ज़्यादा ध्यान में रख सकते हैं, चित्रों को ज़्यादा ध्यान में रख सकते हैं। शायद इसीलिए हमारी जो अल्फ़ाबेट्स है हमारे लिए, हमारे हिंदी की, उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला शब्द की अभिव्यक्ति को मैंने इस तरह से नोटिस करने की कोशिश की है। एक बात ये भी कि सुलेखन को विस्तार देने के लिए लिपि की आवश्यकता पड़ी। दूसरी बात, पढ़ते-पढ़ते ये पता चली, अंदाज़ा मैंने किया कि हो सकता है कि प्रारंभ में संपत्तियों का लेखा-जोखा लोगों को रखना पड़ा होगा। अब जैसे हम खेत की बात करते हैं, ज़मीन की बात करते हैं, तो आप गौर करेंगे कि बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, मगर फिर भी उनके पास उनकी अचल संपत्तियों का लेखा-जोखा रहता है। तो संपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए, चिन्हित करने के लिए, जैसे कि खतियान वगैरह चलता है, ज़मीन का खाता वगैरह बनाया जाता है, कबाला बनाया जाता है, तो हम देखते हैं कि उसमें एक मूर्ख से मूर्ख आदमी भी, मतलब जो अनपढ़ है, मूर्ख नहीं कहिए, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी, जिसको शायद अक्षरों के ज्ञान से कोई बहुत लेना-देना नहीं है, वो भी अपने पास उस चिन्हित प्रतीक को रखकर ये तय करता है कि ये हमारा संपत्ति है। कुछ इस तरह की आवश्यकता के लिए लिपि का विकास हुआ होगा, लिपि की आवश्यकता पड़ी होगी। इसके अलावे कुछ नोट्स मैंने किए हैं, जिसमें कि एक है, जैसे चित्रात्मक अभिव्यक्ति को अधिक संश्लिष्ट बनाने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ी होगी। दूसरी बातें हो गई। तीसरी है कि लेखन सहज है, सबसे ज़्यादा सहज है किसी के लिए भी लिखना। एक बच्चे को अगर हम कहें चित्र बनाने के लिए, तो संभव है कि वह चित्र बनाएगा, रोचक होके बनाएगा, मगर उसके लिए हो सकता है कि वह तरीका बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट हो जाए। मगर एक पर हम अगर हाथ घुमाएं, एक बच्चे का हाथ पकड़ के, तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए हमें उन चित्रों की अपेक्षा किसी खास संकेत जो कि उस चित्र को डिनोट करे, वो ज़्यादा ज़रूरी था। शायद इसलिए भी लिपि की आवश्यकता पड़ी होगी। अगला है सुलेखन की आवश्यकता। सुलेखन, हम सभी लोग चित्र बनाने में महारत नहीं हासिल कर सकते हैं, मगर लिपि को लिखने में, वर्णमाला के अक्षरों को लिखने में हम ज़्यादा सहूलियत
महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, मैं बताऊँ कि लिपि की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी कि हम अपनी सूचनाओं को अपने अगली पीढ़ी तक लिखित रूप में भेज सकें और वो आगे बढ़कर उससे नए क्षितिज को खोज सकें। अब जैसे मैं एक इसमें वाकया जोड़ना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कि पत्थरों को गिरते हुए हम सब ने सदियों से देखा है, हमारे पुरखों ने भी देखा होगा, मगर न्यूटन ने जब सेब को गिरते हुए देखा, तो ये अंदाज़ा किया कि धरती में कोई गुरुत्वाकर्षण है और उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया और हम देखते हैं कि एक जो स्वलीन बच्चा होता है, उसने एक सिद्धांत दिया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। मेरे कहने का मतलब है कि हमारी पीढ़ियाँ, आगे की पीढ़ियाँ अपने लिए खुद कुआँ खोद के पानी ना पिए, इसके लिए हमारे पुरखों के जो ज्ञान की परंपरा है, उसको सहेजने के लिए लिपि का विकास हुआ था और इसकी आवश्यकता यही थी। तो मुझे लगता है कि शायद आप समझ पाए होंगे मेरी भावना को, मेरे अ, वक्तव्य को, और लिपि की क्यों आवश्यकता पड़ी, इस पे आप एक अच्छा नोट्स तैयार कर पाएँगे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस पे जो भी सवाल जवाब हों, मैं आपको ज़रूर कमेंट में और भी जोड़ दिया करूँ। ग्राफ़िक्स कला का भी विकास इससे होता है, लिपि के विकास से। हम देखते हैं कि अ, सुलेखन की उस परंपरा से ग्राफ़िक्स भी विकसित होते हैं, चित्रकारी एक नए आयाम पे जाती है। तो इससे संबंधित और भी जो चीज़ें, मेरा मूल रूप से जो मेरा ये टॉपिक था, लिपि की आवश्यकता क्यों, ये लगभग पूरा हो रहा है। मैं चाहूँगा कि आप जो नोट्स बनाएँ या फिर इससे संबंधित जो सवाल आपके सामने आते हैं, उस पे आप मुझसे ज़रूर बात करें। अगर आपको कोई प्रश्न है इस पर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का। तो आज भर इतना ही। बाय बाय।